नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आप लोगों ने डेमो क्लास 1 को देखा होगा अलजेब्रा की, उसी की आगे से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की। देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा क्या है, तो आप लोग जानते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका फैक्टर्ड फॉर्म क्या होगा। तो देखो यहाँ पर समझते हैं। देखो, जो पिछली क्लास थी वहां से हम लोगों ने, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ चीजें। पिछली क्लास में हमने पहली बात जो कोई ये पढ़ी थी कि जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, या आप यहाँ पर लिख लो लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, है ना। तो इसके दो रूट होते थे। तो यहाँ से जो दो रूट इसके हमको मिले थे वो क्या क्या मिले थे, x1 एंड x2। x2 आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। तो x1 और x2 हमको दो रूट मिले थे, तो हमने क्या निकाला था यहाँ से, तो यहाँ पे लिख लो दिस इम्प्लाइज x1 प्लस x2 हमने निकाला था। तो ये आया था आपका माइनस का b अपान a, और x1 इंटू x2 हमने निकाला था, तो ये आपका आया था c अपान a। ठीक है, इतनी बातें याद हैं आप लोग को। अब देखो, ये जो यहाँ पर यदि इक्वल टू 0 ना लगाएं तो फिर ये क्या बचता है, इसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, या हम लोग इसी को फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो बात वही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग किस तरीके से फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई ना कि इसके रूट हमको क्या मिले थे, x1 x2 मिले थे। तो अब देखो यहाँ पर आप लिखो, कंसीडर करो a x माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो रूट हमको इसके मिले थे x1 और x2, तो हमने कंसीडर किया x माइनस x1 और x माइनस x2। तो अब यहाँ से देखना इसको, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा हो जाएगा a, और x का x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस x x2, फिर आएगा माइनस का x x1, फिर आएगा आपका प्लस का x1 x2। ठीक है, एक अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब एक अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस, और इससे x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया, a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर बचेगा x1 प्लस x2 और x, और प्लस a इंटू x1 x2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, ये ए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ए x1 प्लस x2 हमने कल की क्लास में देखा था, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट निकले थे, क्या निकले थे, माइनस का b अपान a, तो यहाँ पर हमने रख दिया, इंटू x प्लस a x1 x2, ये हमको मिला था c अपान a, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। a से a कैंसिल हो गया, इस a से ये a कैंसिल हो गया, तो देखो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ से ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया बी एक्स प्लस सी, है ना। यानी कि इस फंक्शन को, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमको यही इक्वेशन मिल रही है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, तो यहाँ पर लिख लो कि इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर्ड फॉर्म। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टर्ड फॉर्म। ये है आपका फैक्टर्ड फॉर्म।
ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का यदि फैक्टर्ड फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, ए एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। तो अब यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो कि ये तो अभी देखो जैसे 2 डिग्री का फंक्शन था, अब n डिग्री का कोई फंक्शन होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखेंगे, है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे, सी नॉट एक्स टू द पावर n प्लस सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा ये, सी एन एक्स और सी एन, है ना, केवल सी एन आ जाएगा लास्ट में। तो ये 2 डिग्री का था, इसके 2 रूट थे, x1 और x2। ये n डिग्री का है तो इसके n रूट होंगे। तो इसका फैक्टर्ड फॉर्म आप क्या लिखोगे, इसका फैक्टर्ड फॉर्म आप लिखोगे सी नॉट आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, और फिर कहाँ तक जाएगा बताओ, इसी तरीके से x माइनस एक्स एन तक जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अभी हिंट दे दिया है, तो आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्ड फॉर्म ये होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल रेशनल फंक्शन या पॉलिनोमियल, है ना, इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लोग कह रहे हैं इंटीग्रल रेशनल फंक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो चाहे इंटीग्रल रेशनल फंक्शन का हो या पॉलिनोमियल का हो। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। देखो डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, है ना, ये केवल आप अपनी जानकारी के लिए लिख रहे हो यहाँ पर। इफ जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी वो मैं बताता चलूंगा, लेकिन सिलेबस तो हमको पूरा करना ही है। तो आप इसको लिखे, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, if n is a positive integer and c0 c1 c2 up to cn, ठीक है, आर कांस्टेंट, ये सभी आपके पास कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मतलब आप यहाँ पर रियल कांस्टेंट भी ले सकते हो और इमेजिनरी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि रियल ही लेना है, दोनों हो सकते हैं, रियल और इमेजिनरी। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, आयोटा वाले, तो कोई भी आप यहाँ पर कांस्टेंट ले सकते हो। तो देखो इस फॉर्म का यदि हम कोई फंक्शन लिखें, एफ एक्स इजकल टू सी नॉट एक्स टू द पावर n प्लस सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस अप टू इसी तरीके से सी n माइनस वन और x प्लस लास्ट में क्या आएगा बताओ, सी n। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म का जो फंक्शन होगा इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x, is called a polynomial in x of degree n डिग्री का हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि ये n डिग्री का तभी कहलाएगा जब यहाँ पर एक कंडीशन आप लिखोगे। कौन सी कंडीशन, यहाँ पर लिख लो कि c नॉट जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। हमने कहा ना कि ये सभी क्या है, C1 C0 C1 C2 ये सभी कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि आप C नॉट को 0 कर दो, C नॉट 0 नहीं होगा। और यदि C नॉट आप 0 रख दोगे तो फिर n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो यदि n डिग्री का पॉलिनोमियल आप कहोगे तभी कहोगे जब C नॉट हमारा 0 ना हो। बात समझ में आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है आपको। और या इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, इंटीग्रल रेशनल फंक्शन भी कह सकते हैं, चाहे पॉलिनोमियल कह दो, यहां पर लिख लो और एन इंटीग्रल रेशनल फंक्शन, या आप इसी को कह सकते हो इंटीग्रल रेशनल फंक्शन ऑफ एक्स
ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीग्रल रेशनल फंक्शन भी इसको कह सकते हो। अब देखो यहां पर, यदि ये तो आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, लेकिन यहां पर यदि मैं ऐसा कह दूं ना आपसे, देखो थोड़ा समझ लो, यदि मैं आपसे यहां पर ऐसा कह देता हूं कि इफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो कर दें, यानी कि इस फंक्शन को लिखें और फिर इक्वल टू जीरो कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n डिग्री की क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी ये। तो पॉलिनोमियल आपको पता चल गया, पॉलिनोमियल या फंक्शन यदि आप लिखोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे, और यदि इसी को इक्वल टू जीरो कर दोगे तो फिर इक्वेशन बन जाएगी ये n डिग्री की। ठीक है, और यदि आप लोग जैसे कि यहाँ पर देखना चाहो, n इजकल टू यदि आप 1 करोगे, n इजकल टू 1 करोगे, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये कैसी बनेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और यदि n इजकल टू 2 लिखोगे, n इजकल टू 2, तो फिर क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि n इजकल टू 3 करोगे, n इजकल टू 3 करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। और n इजकल टू यदि 4 कर दोगे तो इसी तरीके से क्या बन जाएगी, 4 डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी, या इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वार्टिक इक्वेशन। और 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को भी यहां से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां पर लिख लो, द रिमाइंडर थ्योरम। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है, इसको यहां पर इंपॉर्टेंट में लिखे दे रहा हूं, ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। याद रखना कि इसका प्रूफ नहीं आपका कुछ पूछा जाना है एग्जाम में, अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा में यूनिट 1 से प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। और जो चीजें जहां पर पूछी जाएंगी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं बताता चलूंगा, तो बहुत परेशान नहीं होना आपको बिल्कुल भी। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए पॉलिनोमियल, यदि आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो अभी हमने पढ़ ही लिया, पॉलिनोमियल या इंटीग्रल रेशनल फंक्शन। तो एफ एक्स इसको हम लोग बोलते हैं, एफ एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। एक्स माइनस सी से यदि आप इसको डिवाइड करो, और कब तक डिवाइड करो, अंटिल ए रिमाइंडर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज ऑब्टेन्ड। यानी कि एक ऐसा रिमाइंडर मिल जाए जो कि कांस्टेंट हो, या हम ये कहें कि उस पर एक्स ना बचे। ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट रिमाइंडर जब तक हमें ना मिल जाए तब तक हम उसको डिवाइड करेंगे। तो दिस रिमाइंडर, तो यहां पर लिख लो, दिस रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आएगा एक्स से रहित रिमाइंडर, इज इक्वल टू एफ सी, इज इक्वल टू एफ सी के इक्वल होगा ये रिमाइंडर। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। और यदि आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि विच इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इजकल टू सी। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इसको समझो। देखो रिमाइंडर थ्योरम ये कह रही है कि यदि आपके पास क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है ना, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल है।
तो वो कह रहा है कि हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो वो कह रहा है कि हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस सी से डिवाइड करेंगे। fx को यदि x माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर एक रिमाइंडर मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको एक कोसेंट मिलेगा, है ना, और यहाँ लास्ट में हमको एक रिमाइंडर मिलेगा। तो वो कह रहा है कि ये जो रिमाइंडर होता है, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये जो रिमाइंडर होता है ये किसके इक्वल होता है, ये एफसी के इक्वल होता है, एफसी के इक्वल होता है, ठीक है। और ये सी कहाँ से आया, तो सी यहाँ से आया, है ना, जिससे हमें डिवाइड करना होगा। x माइनस सी से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू कितनी आई, c आ गई। तो ये जो fc होता है वो fx की वैल्यू होती है एट द पॉइंट c, c पर, है ना, fx की वैल्यू होती है c पर। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर x माइनस सी था, x माइनस सी से डिवाइड कर रहे थे तो x की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई। अब यदि मान लो यहाँ पर x प्लस सी से डिवाइड करते तो क्या होता, x प्लस सी को 0 पुट करते, x की वैल्यू क्या आ जाती, माइनस सी आ जाती, है ना। तो फिर ये f माइनस सी के इक्वल होता है। तो वही है कि ये पॉइंट आपको कहाँ से पता चलेगा कि किस पॉइंट पर आपको रिमाइंडर निकालना है, ये यहाँ से पता चलेगा जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो और उसको यहाँ पर रख दो तो वो रिमाइंडर बताएगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि देखो यदि आप डिवाइड कर रहे हो और किसी भी फंक्शन को डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो आप क्या कहते हो, आप यही तो कहते हो कि पूरा पूरा भाग चला गया, है ना। ये हम ये कहते हैं कि एग्जैक्ट डिवीजन है ना। तो वही चीज यहाँ पर आप याद रखना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई एक फंक्शन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ एग्जैक्ट डिवीजन है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे x इक्वल टू सी रख देना, x इक्वल टू सी रखना और देखना कि 0 आ रहा है कि नहीं रिमाइंडर। यदि 0 रिमाइंडर आएगा fc रखने पर तो आप क्या कहोगे कि एग्जैक्ट डिवीजन है। तो यहाँ पर लिख लो कि इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, यदि रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 आ जाता है, देन हम क्या कहेंगे, देन डिवीजन इज एग्जैक्ट, डिवीजन इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि fx को यदि x माइनस सी से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो fc के इक्वल होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो fc के इक्वल होगा। और fc क्या है, fc हमारा fx है व्हेन x इक्वल टू c, ठीक है। तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल से करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आप अपनी रीडिंग्स में देख सकते हो, पेज नंबर 15 में दिया है, एक्सरसाइज 1, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन भी मैं लिखे देता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 15 पर, एक्सरसाइज नंबर 1 है, आप देख सकते हो। कहा गया है कि देखो ये यहाँ पर fx दिया है, ये फंक्शन दिया है, कहा गया इसको डिवाइड किया जाता है x प्लस 3 से। तो कहा गया है कि रिमाइंडर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे रिमाइंडर कह दिए तो आप डायरेक्ट x प्लस 3 से डिवाइड कर दो, इस तरीके से x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ऐसा करके डिवाइड करो, ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा है कि रिमाइंडर बताइए लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इस तरीके से डिवाइड नहीं करना है। तो देखो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है कि यदि हम लोग fx को x माइनस सी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, fc के इक्वल होता है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे। तो देख लो हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x प्लस 3 को 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -3, और यही क्या है हमारा c है, ठीक है। अब यहाँ पर fx हमारा क्या था, fx था हमारा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6 ये है। और fc हमको निकालना है, तो fc निकाल लो। तो fc c की जगह पर क्या रखना है, -3, तो -3 रख दो, रिमाइंडर आ जाएगा। तो -3 की पावर कितना 4 -3 और अच्छा -3 की पावर कितना 2 -3 और -6, तो ये तो हो गया आपका 81 और ये हो गया 9 9 27 और ये हो गया प्लस का 3
और माइनस का 6, इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 51। तो ये 51 आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रिमाइंडर, ठीक है, ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो ये है, यहाँ पर ये जो हम लोग x माइनस सी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये जो एफ सी आएगा तो ये आएगा आपका रिमाइंडर। तो कितना रिमाइंडर बच गया, 51 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब यदि ये रिमाइंडर 0 हो जाता तो हम क्या कहते, हम ये कह देते कि भाग पूरा पूरा चला गया, एग्जैक्ट डिवीजन है ये, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं इसी तरीके का आपको करवाता हूं, देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये आपका पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन है। इस पर ये देखो फंक्शन दिया गया है, कहा गया है इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3, इसको x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो कहा गया फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब रिमाइंडर बताना है तो देखो कैसे बताओगे, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो x माइनस 3 को किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल गया 3, और ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू होती है ना। अब एफ एक्स हमारे पास क्या है, तो एफ एक्स अपना लिख लो, एफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एफ सी की वैल्यू निकालना है, यानी कि f3 की वैल्यू हमको निकालना है। तो जब f3 यहाँ पर रख दो, 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसको करो तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 तिया 27 और ये 3 त्रिकाई 9 तिया 27, ठीक है। और ये हो गया 6 त्रिक 18 और माइनस का 5। तो देखो यहाँ पर कितना, ये 27 कैंसिल, 18 में 5 के 13 तो ये 13 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि रिमाइंडर कैसे निकालना है, तो इस तरीके से रिमाइंडर निकालना है। अब जैसे आपसे इसी में पूछ लिया जाता कि बताओ ये एग्जैक्ट डिवीजन है या नहीं, तो आप सीधे से कहोगे कि नहीं है, क्योंकि 13 रिमाइंडर बच रहा है। और एग्जैक्ट डिवीजन कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो एग्जैक्ट डिवीजन होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डिवीजन एग्जैक्ट है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक थ्योरम और हमारी बचती है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम की। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम, देखो इसका स्टेटमेंट ये है, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको जनरली बताए दे रहा हूं कि जैसे आपके पास कोई इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो इसके रूट आपको मिलेंगे, तो मान लेते हैं कि इसका एक रूट है हमारे पास क्या, c। यदि ये c इसका रूट है तो x माइनस सी क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर, सीधे लिख दो, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। बस इतनी सी बात है। यदि एफ एक्स इक्वल टू 0 आपके पास कोई इक्वेशन है तो आप यहां से क्या कहोगे, यदि इस इक्वेशन का रूट यदि c है तो x माइनस सी क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। वैसे आप लोग इस बात को जानते भी थे, लेकिन आप ये फैक्टर थ्योरम है, इस वजह से इसको आप फैक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो यहां लिख लो, इफ c इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, ठीक है, देन क्या होगा, x माइनस सी क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हो आप, इन अनदर वर्ड क्या कहोगे, इफ एफ सी इजकल टू 0, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि भाई यदि c रूट है तो यदि रूट है तो c रखोगे तो 0 तो आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा, आपने अभी पढ़ा है, एफ सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मतलब एग्जैक्ट डिवीजन है। तो एग्जैक्ट डिवीजन तभी होगा जब आप रूट होगा उसका, है ना। तो यदि इफ एफ सी इक्वल टू 0 हो जाता है, द पॉलिनोमियल
fx has the factor x माइनस सी। ठीक है, तो इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे fx हमारे पास पॉलिनोमियल था, कोई एक c रखने पर यदि आपको 0 मिल गया तो फिर हम क्या कहेंगे, x माइनस सी fx का एक फैक्टर होगा। चाहे इस तरीके से कह दो, चाहे इस तरीके से कह दो कि fx इक्वल टू 0 का कोई एक रूट c है तो x माइनस सी उसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताया दे रहा हूं। देखो छोटी सी बात है ये, तो जैसे एग्जाम्पल देखना है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने एक यहाँ पर इक्वेशन ले ली एक्स क्यूब माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट क्या है, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दो कि आपको 0 मिल जाए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर यदि हम 2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस 8 इजकल टू 0। तो 2 क्या है, इसका एक रूट है, 2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट। ठीक है, यदि ये इसका रूट है तो हम क्या कहेंगे, यहां से हम ये कहेंगे, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि यदि ये 2 रूट है तो x माइनस 2 क्या होगा, इज ए फैक्टर, ये फैक्टर होगा एक इसका, इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक है, बस ये है फैक्टर थ्योरम। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये आज की क्लास थी, मैंने बढ़िया तरीके से आज की क्लास को भी समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे विश्वास है कि आपको मुझसे पढ़ करके कुछ सीखने को मिला होगा और ये अलजेब्रा जो है आप लोग को आसान लगने लगी होगी, है ना। तो यदि आप लोग इसका पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैंने नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस कोर्स के बारे में, इस बैच के बारे में, और इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे अलजेब्रा के, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और ये जो ग्रेजुएशन है ये आपको आसान लगने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे जब आप बैच को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।